हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर ये एक चीज़ तो दिमाग में आपका चलता होगा ना कि सर चलो हम लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, यार इंडिया में रिटर्न नहीं बन रहा है या फिर कहीं और ऑप्शन हो तो मतलब इस तरह का रिटर्न के लिए। तो मैंने अभी 10 साल का एक डाटा लेके आपके सामने आया हूँ। 10 साल 2016 से 2026 तक पूरे वर्ल्ड में, भाई जितने वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड में किस इंडेक्स ने, मतलब किस देश ने रिटर्न बना के दिया। एफ जो है ना, मन में कहीं आ रहा होगा कि एफ नहीं आ रहे हैं फलाना ठिकाना। तो एक मोटा मोटी 10 साल का मैंने लिया है कि 10 साल में कहाँ ग्रोथ है, कहाँ रिटर्न बन के आया है। तो इसके लिए, और अमेरिका 10 साल के पहले नंबर 1 था, क्या 10 साल के बाद अमेरिका नंबर 1 है या नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्यों अमेरिका एफ का ज़्यादा फ्लो अमेरिका साइड से आता है, बाकी उतना नहीं आता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकन मार्केट। तो अमेरिकन मार्केट में सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, तो नैस्डैक को पकड़िएगा, है ना। तो ये CAGR के हिसाब से होगा, कंपाउंडिंग एनुअल जो है CAGR के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा। तो ये चीज़ पहले ही से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि मतलब 16 से अप्रैल 10 तक जो भी है ना, तो 446% का रिटर्न बना के दिया है 10 साल में। 44% 10 साल में, 44% CAGR के हिसाब से, ठीक है। आप बोलोगे हाँ, तो भाई अमेरिका अमेरिका है, उसका यहाँ प्रूफ आपको दिख रहा है कि अमेरिका अमेरिका क्यों है। आपको लग रहा है कि हमारा मार्केट बहुत भाग गया, तो आप आइए अमेरिका को भी देखिए कि 10 साल में इसमें क्या तेजी हुआ। तो 10 साल में इसने 44% से ज़्यादा CAGR के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो दूसरा देश भारत को हम लेते हैं, क्योंकि मेरा भारत है तो हम तो भारत को लेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम भारत को छोड़ देंगे। तो क्या भारत कैसा मतलब ग्रोथ बना के दिया है, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं कि पिछले 10 साल से। तो आप देखिएगा पिछले 10 साल से जो ग्रोथ बना के दिया है वो ग्रोथ इस प्रकार है कि 216 मतलब यहाँ एक अप्रोक्स, जैसे उसका 44% दिया तो आप उसको मतलब 43 से लेकर 45 तक रखिए, चाहे 40 से 45 रखिए, है ना, 5% का 40 से 45 रखिए आप अमेरिका का। उसी जगह भारत देखिए 216 है, ये भी CAGR के हिसाब से है, कम मतलब वही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से CAGR, है ना। बाद में ये मत सोचिएगा कि मैंने उसका नहीं बताया। तो कंपाउंडेड एनुअल जो बोलते हैं हम लोग, देसी में बोलते थे कंपाउंडिंग एनुअल, चाहे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, जो साल दर साल क्योंकि कंपाउंडिंग होता है ना इसमें भी। तो ये चीज़ है। तो इसको आपको 21.6, तो आप मान लीजिए 20 से, चाहे 21 है तो 19 से 25% के बीच में, चाहे 19 से 23% के बीच में आपको रिटर्न बना के दिया, 19 से 23% के रिटर्न बना के दिया। आप बोलोगे हाँ ये ठीक है सर, तो 10 साल में भारत ने मतलब अमेरिका से तो आधा का रिटर्न बना के दिया। आप बोलोगे जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आप सत्य कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा तीसरा जो हो जाता है, कौन सा आ जाता है, आप जापान को ले लो कि जापान ने क्या रिटर्न बना के दिया। तो जापान ने भी 10 साल में आपको देखिए 199, ठीक है, 119, तो मतलब ये भी 17 से 22% का हिसाब से रिटर्न बना के दिया। जापान ने भी 19 है ना, तो 17 से 22% का हिसाब बना के दिया है मार्केट में रिटर्न। तो इंडिया और जापान का अभी तकरीबन 10 साल का ग्रोथ रेट रखिएगा तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। तो अभी जापान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि जापान का कोई ETF नहीं है लिस्टेड, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए 10 साल का जो रिटर्न है 199, तो उस हिसाब से हमने माइनस किया। चलो जी, चौथा देश किसको देखोगे, तो सर ऑफकोर्स चाइना को देखोगे। तो चाइना का आप हैंसेंग को ले लिए, जापान का निकाई को ले लिए, भारत का निफ्टी 50 को ले लिया, और अमेरिका का नेस्डेक ले लिए। चाइना भाई साहब फिलहाल 10 साल में तो आप देख लो 16% का रिटर्न दे रहा, 17 पकड़ लो तो 1.7%। तो मतलब चाइना ने 1 से 2% का रिटर्न बना के दिया, या आप 1 से 3% का रिटर्न एक अप्रोक्स निकाल सकते हो। आप बोलोगे अरे ठीक कह रहे हैं सर, हाँ देखिए ना, चाइना ने जो बना के दिया है वही ना हम आपको सामने बोलेंगे, अलग से हम क्या बताएंगे। सबका आपके सामने दिखा दिए, सबका डाटा आपके सामने है, हम अलग से क्या आपके सामने रखेंगे। तो ये चीज़ है। तो चाइना एक मतलब नहीं बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो कि आपके सामने है, थोड़ा बहुत उछाल आता है। और चाइना को तो खासकर कोविड के बाद तो काफ़ी इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो उनका रेयर अर्थ एलिमेंट है और जो भी है उस पर अलग उनका पकड़ है। चाइना भी कमज़ोर नहीं हुआ है, चाइना भी अपनी जगह मजबूत है। तो यहाँ आपने 4 और कितना दे 4 ना, हाँ 4 हुआ, एक और रख लेते हैं, यूरोप को भी देख लेते हैं, क्योंकि यूरोप में भी बहुत सारे देश है ना। अब हम सब देश का नहीं लिए, यूरोप का ही ले लिए, यूरोप स्टॉक्स का ले लिए। तो इसका भी हम जब 10 साल का देखे तो हम बोले जो रे जो जो ऐसने है,
है ना, ये भी 95, इसका भी CAGR, ठीक है, ये कितना है, इसका भी समझिए तो 9.5, इसको भी आप समझ लीजिए 8 से लेके 11%, चाहे 7 से आप 11% रख लीजिए, मोटा मोटी एक इतना ही ग्रोथ दिया है अप्रोक्स। आप बोलोगे हाँ, तो अब ऐसे सिचुएशन में आपके सामने 5 ठो इंडेक्स निकल के सामने आया, 5 ठो। यूरोप का तो पूरा यूरोप ही कवर कर लेता है, अमेरिका का नेस्डेक आपको मिला सामने, है ना, नेस्डेक आपको सामने मिला, नेस्डेक 100, तो नेस्डेक 100 आपको मोटा मोटी 44% का रिटर्न है, तो इसको आप पकड़ लो 42 से आप 47% पकड़ लो या 46% पकड़ लो, यही आपको एक दिखेगा। देन भारत का आया तो निफ्टी 50 भी आपको 20 से 25 या 20 से 23%, यही एनुअली, मतलब आप CAGR के हिसाब से आप पकड़ लो, मैं लिख देता हूँ बाद में कन्फ्यूजन ना हो, और ये 10 ईयर का है ना। फिर आपने हैंसेंग को देख लिया, ठीक है, हैंसेंग को आपने जब नज़र से देख लिया, निकाई को आपने नज़र से देख लिया, देन ईरो क्या था, ईरो स्टोक्स, ये हाँ इस टाइप का 50 था, तो ये इसको भी देख लिया। तो हैंसेंग का आपका रिटर्न आपने देख ही लिया कि 1 से 3% पकड़ लीजिए, 1 से 3%। हाँ, निकाई ने अच्छा रिटर्न दिया, निकाई ने बढ़िया रिटर्न बना के अभी, मतलब काफ़ी उसमें ग्रोथ अच्छा हुआ है, तो आप इसको 18 से 21% के हिसाब में रख सकते हैं। और जो यूरोप का है तो इसको आप 7 से 12% का रख लीजिए, एक अप्रोक्स। तो भाई 10 साल में यही पूरा ग्रोथ निकल के आया है। तो अब आपको देखना है कि क्या करना है। FIS आएंगे, ये मान के चलिए, ठीक है, आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि पहला उनका अमेरिका है जो कि रिटर्न के मामला में, दूसरा इंडिया है। अभी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वो ठीक। इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ है अभी, खासकर जो STT चार्ज बढ़ना और जो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा देना, ये सब जो हुआ है ना पिछले 3 साल में, 4 साल में, जिस कारण से बेड़ा गर्क हुआ है, 2-3 साल में जो हुआ है ये खराब हुआ है। अगर इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में FIS को नहीं कहीं पैसा देना पड़ता है, लेकिन इंडिया में उसको देना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब निगेटिव है। हाँ, अगर 20% बना लिए, 15% भी बना लिए, 15-20% बना लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है देने में, तब तो कोई दिक्कत नहीं। मेन बात क्या है, FIS के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि उनको तो जगह चाहिए लगाने का, वो तो भर देंगे, लेकिन बस बात वही है कि आप उनसे उनका रिटर्न भी ना बने, उसके बाद रुपया में इन्वेस्ट करें, रुपया भी कमजोर हो जाए तो उसमें लॉस हो जाता है। 3-5% का साल का लॉस आप उस पर करवा दोगे, 4-5% प्लस 2% वो कर लोगे, तो वो तो बेचारे पागल हो जाएंगे ना, उनके पास तो हाथ में कुछ बचेगा नहीं। जब 3-4 कमाना है तो वो बॉन्ड में वहां क्यों नहीं कमा लेंगे अपने यहाँ। तो ये चीज को ध्यान रखना है, तो सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, और सरकार को भी इस चीज को, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया ही गया था STT लाने के बाद, तो फिर से दोनों चीज लगा देना ये गलत है। बाकी सबके लिए हटना चाहिए, FIS के लिए नहीं, सबके लिए भी, रिटेलर के लिए भी हटना चाहिए। तो अब देखिए सरकार मजबूत कदम उठानी चाहिए, अब उठाई तो ठीक है, नहीं उठाई तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं, हम लोग तो ये माइंडसेट से चलते हैं, अरे भाई 2% लोगे ना, 10% में 2% ले जाओगे ना, ले जाओ, माथा पीछे नहीं, हम 50% कमाएंगे। मतलब या तो है कि आप देने के लिए, तकलीफ तो हर किसी को होता है, लेकिन उस पर किचकिच करने से अच्छा है कि ज्यादा कमाने का सोचना है ना। एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी 10 लाख कमाता है साल का, तो 2 लाख देने में प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं मेरे को भी होता है। जब वो 20 लाख कमाता है तो उसको उस तरह से 4 लाख देने में प्रॉब्लम होता है, आपको नहीं मेरे को भी होता है, समझ गया ना। आप 1 करोड़ कमाओगे तो 20 लाख रुपए देने में प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन क्या करिएगा, उसको छोड़ के आप अपने ग्रोथ की तरफ फोकस करिए, क्योंकि वो सिस्टम है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर ही सर आप अभी जिस तरह नेस्डेक है, नेस्डेक में इन्वेस्टमेंट करते हैं किससे, मोतीलाल ओसवाल से। क्या मोतीलाल ओसवाल वहां यूएस को कोई पैसा देता है क्या? जिस तरह हमारा कैपिटल गेन टैक्स लगता है, क्या मोतीलाल ओसवाल यूएस में नेस्डेक को जो खरीद बिक्री और जो इन्वेस्ट करता है उसमें वो टैक्स देता है 20% शॉर्ट, मतलब अपना, या STT चार्ज कुछ देता है क्या उस तरह का, जिस तरह भारत में लूट रहा है? तो ये चीज है ना, समझ रहे बात को। हाँ, तो फिलहाल आइए, अगर आप नेस्डेक को कवर करना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल से मून 100 से करिए, और मून 100 ने 10 साल में, इसका भी CAGR लिख देता हूं भाई साहब, 715% दिया है, सॉरी हाँ ये 715%, ठीक है, इतना का रिटर्न दिया 10 साल में। तो आपको 71.50, तो 70 से 75 आप पकड़ लो। आप बोलो हाँ, तो आप देख सकते हैं कि आप इसको इंडियन स्टॉक से भी कर सकते हैं। देखिए, बताने को तो हम भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ खोल लीजिए और डायरेक्ट US स्टॉक में करिए, लेकिन हम लोग इंडियन हैं, समझिए ना, हम भारतीय हैं, और हम भारतीय ना अकेले नहीं पढ़ना चाहते हैं। अकेले पढ़ने में ना रिस्क है, क्योंकि सरकार हम लोग को पहले ही बता देती है कि भैया इधर रिस्क है, उधर जाना नहीं है, समझ रहे ना। तो फिर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपका, यहाँ नहीं वर्ल्ड में भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है ना, आपका पैसा को दोबारा रिटर्न करके आपको कोई नहीं दे सकता। ये बात मान के चलिए, स्टेशन पे जब तक सामान आपके हाथ में है तब तक आपका है,
अगर हाथ से छूटा और आप चले गए दाएं बाएं, थोड़ा चाय कॉफ़ी पीने, भीड़ भाड़ का इलाका है, तो फिर वो सामान वहाँ मिल जाए तो समझिए कि आप इंडिया में नहीं है है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप बोलेगा सर ऐसा क्यों है? अरे भैया, इतनी जनसंख्या, इतने लोगों की मानसिकता किसकी किसकी की सुधारिएगा? तो अपना सुधार ले, वही ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप NASDAQ में आप इन्वेस्ट करके मून 100 से कर सकते हैं और इतना बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरा निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी 20 में करिए और 238% का रिटर्न, ठीक है, 10 साल में। तो मतलब आपको 23-24% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अप्रॉक्स 27 और इधर 22 पकड़ लीजिए, 22 to 27 मिल ही जाता है। मतलब कुछ भी नहीं करिएगा फिर भी आपको 24-25% का रिटर्न आपको निफ्टी 20 से मिल ही जाएगा, है ना। ये जो 10 साल का रिटर्न है। अब इसके अलावा हैंसेंग भी है। तो अगर आप हैंसेंग में जाना चाहते हैं तो मैं तो मना करूँगा, लॉन्ग पीरियड में चाइना में मत जाइए, बाकी मर्जी आपकी है। लेकिन हैंसेंग ने भी काफ़ी सुधार किया है। अब क्या सुधार किया आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, 1 जनवरी 166%। तो 10 साल में 166% किया है। तो यहाँ पर ही आपको 16% का। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों डिफरेंस दिख रहा है कि हैंसेंग का ETF ज़्यादा दे रहा है और उसका इंडेक्स नहीं दे रहा? तो हाँ, ऐसा होता है। जिस तरह हम US में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ 71% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वहाँ तो उसका NASDAQ ही 44% का रिटर्न दे रहा है। तो आप 10 साल में 71 कहाँ से मिला? 10 साल में आपको 71 कहाँ से मिला? तो उसका 71 या 77 जो भी है वो कहाँ से मिला? उसका रीज़न है कि हम इन्वेस्ट करते हैं डॉलर में। मतलब हम लोग रुपया से किस में इन्वेस्ट करते हैं? डॉलर में। तो यहाँ पर ही रुपया जैसे जैसे कमज़ोर होता है, हम लोग का डॉलर मजबूत होता है, तो हम लोग का रिटर्न यहाँ मजबूत हो जाता है। ये कारण है। तो सेम आपको यहाँ पर ही, अब जिस तरह युआन कमज़ोर हुआ पिछले 10 साल में, आप देख लेना, तो आपको फिर यहाँ पर ही मतलब युआन मजबूत होगा तो आपको यहाँ रिटर्न ज़्यादा देखने को मिला। युआन कमज़ोर होगा तो फिर आपको रिटर्न कम होता हुआ दिख जाएगा। चाइना वालों को बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हम लोग वहाँ इन्वेस्ट किए तो हम लोग को ये बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि युआन मजबूत हुआ, इसलिए। सिंपल है ना। अपनी करेंसी कमज़ोर हुई बाकी करेंसियों से तो रिटर्न बना। तो ये चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू अच्छा लगा होगा। और वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे हैं इस चीज़ का रिटर्न के मामला में। आपको गौरवान्वित होने में खुशी हुआ होगा, है ना। और कैसे मतलब NASDAQ का इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं 71। ये देखिए 10 ईयर में, भाई हम नहीं, ये दिख रहा है, मेरा कोई गलती नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ चुका होगा। तो अब आप इस चीज़ का खुशी भी मना सकते हैं कि हम लोग वर्ल्ड में सेकंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले मार्केट हैं और फूफा यहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।